नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम इतिहास के उस महत्वपूर्ण दौर की बात करेंगे जब भारतवर्ष में अनेक नई डिनेस्टीज उभरी। ये समय था 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक का, जब समाज, राजनीति, प्रशासन और संस्कृति हर क्षेत्र में बहुत से बदलाव देखने को मिले। यह वो समय था जब स्थानीय सरदार, जो पहले किसी बड़े राजा के अधीन होते थे, धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब ध्यान दो, इन राजाओं में कई पहले सिर्फ सामंत थे। मतलब ये लोग बड़े जमींदार या योद्धा सरदार होते थे जो किसी बड़े राजा की सेवा करते थे। वे अपने स्वामी को उपहार देते, युद्ध में साथ देते और दरबार में हाजिर रहते। लेकिन जैसे जैसे वे ताकतवर होते गए, उन्होंने खुद को महाराजा या क्षेत्र के स्वामी के रूप में घोषित करना शुरू कर दिया। इस तरह नए नए राजवंश उभरने लगे। बच्चों, क्या केवल किसी राजपरिवार में जन्म लेने से ही कोई राजा बनता था? नहीं, उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्राह्मण परिवारों से थे, लेकिन शास्त्रों को छोड़कर तलवार उठा ली और युद्ध में जीत हासिल कर अपनी सत्ता स्थापित की। जैसे कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ये दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर इतिहास रचा। एक और खास उदाहरण है राष्ट्रकूटों का। ये पहले चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन दंतेदुर्ग नामक राष्ट्रकूट सरदार ने चालुक्यों को हराकर स्वयं को राजा घोषित किया। उसने एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। इसका अर्थ है सोने की गर्भधारण क्रिया। यह अनुष्ठान संकेत करता था कि व्यक्ति अब नए रूप में जन्म ले रहा है, इस बार एक राजा के रूप में। अब सोचो, जब कोई राजा बन जाता है तो वो क्या करता है? शासन चलाता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होता था। इन राजाओं ने खुद को महाराजाधिराज यानी ग्रेट किंग ऑफ किंग्स या लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स जैसे ऊंचे ऊंचे उपाधियों से नवाजा। परंतु हकीकत ये थी कि उन्हें अपने सामंतों, ब्राह्मणों, किसानों और व्यापारियों से मिलजुल कर शासन करना पड़ता था। राजस्व मुख्यतः यानी रेवेन्यू किसानों से वसूला जाता था। ये या तो नकद में लिया जाता था या वेट्टी नामक जबरन श्रम के रूप में। मतलब किसान बिना पैसे लिए राजा के काम करते थे। तमिलनाडु में चोल राजाओं के अभिलेखों में तो 400 से अधिक प्रकार के करों का जिक्र है, जैसे घर की छत पर घास डालने का कर, पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाने का कर, संपत्ति उत्तराधिकार पर कर आदि। ये सब कर आम जनता से लिए जाते थे। राजा सिर्फ युद्ध नहीं करता था, वह चाहता था कि उसकी छवि एक वीर, पराक्रमी, धर्मशील और महान शासक के रूप में स्थापित हो। इसके लिए राजा ब्राह्मणों से प्रशस्तियां लिखवाता था। ये संस्कृत में होती थी और राजा के पराक्रम का गुणगान करती थी। एक उदाहरण लो, नागभट्ट नामक गुर्जर प्रतिहार राजा की प्रशस्ति में लिखा गया कि उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग, बंगाल और तुर्कों तक को पराजित किया। ये प्रशस्तियां भले ही एग्जैजरेशन से भरी होती थी, लेकिन ये बताती हैं कि राजा खुद को कैसा दिखाना चाहता था, एक महान विजेता के रूप में। राजाओं के बीच युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं होते थे, वे धन, व्यापारिक रास्तों और प्रसिद्ध नगरों पर अधिकार के लिए भी लड़ते थे। सबसे प्रसिद्ध संघर्ष था कन्नौज को लेकर, इसे कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला वंश। बच्चों, एक और नाम सुनो, महमूद गजनी। यह अफगानिस्तान से आया था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य था मंदिरों की संपत्ति लूटना। उसने सोमनाथ मंदिर जैसे धनी मंदिरों को निशाना बनाया और वहां से जो धन लूटा, उससे उसने अपने शहर गजनी को सुंदर बनाया। अब आते हैं एक महान दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल वंश। इसकी शुरुआत हुई विजयालय चोल से, जिन्होंने मुत्तरयारों को हराकर थंजावुर को राजधानी बनाया। उनके उत्तराधिकारी राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला दिया। चोलों ने भव्य मंदिर बनवाए, जैसे थंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगैकोंडा चोलपुरम। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, ये शिक्षा, कला, व्यापार और संस्कृति के केंद्र बन गए। वहां मूर्तिकार, नर्तक, संगीतकार, रसोइये और पुजारी साथ साथ रहते थे। चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बहुत प्रसिद्ध थी, खासकर नटराज, जिसमें शिव तांडव मुद्रा में दिखाए गए हैं। ये कला आज भी दुनिया में सराही जाती है। अब सोचो, इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? जवाब है कृषि। चोलों ने सिंचाई प्रणाली को अत्यंत सुव्यवस्थित बनाया।
उन्होंने कावेरी नदी से नहरें निकाली, तालाब, बांध और कुएं बनवाए। ये सब जन सहयोग से होता था। किसान, स्थानीय प्रशासन और राजा सभी इसमें शामिल होते थे। एक जगह तो स्लूज गेट भी बनवाया गया था, जिससे तालाब से पानी को खेतों तक ले जाया जाता था और जल का नियंत्रण किया जाता था। चोल शासन की एक बड़ी खासियत थी उनका स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नेंस। गांवों में ओर नामक सभा होती थी और ब्राह्मण गांवों में सभा या सभा परिषद होती थी। ये संगठन कर संग्रह, न्याय वितरण और सिंचाई जैसे कार्यों को देखते थे। उत्तरमेरी के अभिलेखों में बताया गया है कि इन समितियों के सदस्य लॉटरी से चुने जाते थे। बच्चों से पत्तों की चिट्ठियां उठवाई जाती थी और उसी से चुनाव होता था। इसके लिए शर्तें भी थीं, जैसे उम्र 35 से 70 वर्ष, वेदों का ज्ञान, ईमानदारी और पहले से कोई गड़बड़ी न हो। चोलों ने भूमि को कई श्रेणियों में बांटा। वेलनवगई, ये भूमि सामान्य किसानों को खेती के लिए दी जाती थी। ब्राह्मदेय, ये भूमि ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी जाती थी। शालभोग, इस भूमि का उपयोग विद्यालयों के संचालन और शिक्षा के लिए होता था। देवदान या तिरुनामतुकानी, ये भूमि मंदिरों की देखरेख और पूजा पाठ हेतु दान दी जाती थी। पल्ली छंदम, ये भूमि जैन धर्म से जुड़ी संस्थाओं को धार्मिक गतिविधियों के लिए दी जाती थी। पेरिया पुराणम जैसे ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय समाज में पुलायर जैसे समुदाय भी थे, जिन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। वे चमड़े की झोपड़ियों में रहते थे, छोटे मोटे काम करते थे, बच्चे खेलते थे, मुर्गियां और कुत्ते पालते थे और अपने तरीके से जीवन जीते थे। ये चित्रण हमें इतिहास की मानवीय झलक देते हैं। तो बच्चों, यह अध्याय केवल युद्धों और राजाओं की कहानियां नहीं है। ये हमें बताता है कि समाज कैसे चलता था, कैसे शासन किया जाता था, कैसे कला और संस्कृति पनपती थी और कैसे एक सभ्यता बनती थी, केवल सिंहासन पर बैठे राजा से नहीं, बल्कि हर किसान, मूर्तिकार, ब्राह्मण, व्यापारी और आम जन से। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।